सीरीज के अंदर मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऐसे ही और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। जो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। आंसर है आपका बिजली बनाने में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है? प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। प्लूटोनियम जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जीरो होता है। ट्रिटियम जिसमें एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ट्रिटियम जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। मतलब कि इनका परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन इनका परमाणु भार, इसका परमाणु भार 1 है, इसका परमाणु भार 3 है और इसका परमाणु भार जो है 2 है। तो इस प्रकार से आपका आंसर जाएगा इसमें उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन फटाफट से चेकआउट करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर भी आएगा उपयुक्त सभी। ये सब के सब गैसों के प्रसारण के ही उदाहरण है दोस्तों। चलिए इसका आंसर तो आपको मिल गया, उपयुक्त सभी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। निम्न में से किसमें अधिक तापमान होता है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में। तो ये सबसे ज्यादा तापमान आपको पता है ये 0 डिग्री पे होता है। पानी जो होता है आपका 100 डिग्री पे बॉयल होता है और पानी बॉयल होता है उसके ऊपर बनती है भाप। तो भाप का तापमान हमेशा पानी के, उबलते हुए पानी के तापमान से ज्यादा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है आपको। तो इसका आंसर आ गया भाप। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? जो अभी महामारी भी है और स्थानिक बीमारी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में भी फैल सकती है और पूरे विश्व में भी फैल सकती है। तो वो है हैजा। हैजा से भी सावधान रहना चाहिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? ग्राफेन के बारे में सही नहीं है कार्बन के एलोट्रोप्स। ये कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जी ये गलत है। इसकी स्ट्रक्चर होती है ग्राफेन की, वो 2 डायमेंशनल होती है। परमाणु जाली के रूप में ये पाया जाता है, यस। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इसकी होती है, यस। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो ग्राफेन होता है वो एक कार्बन का एलोट्रोप्स होता है। एलोट्रोप्स वो होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होते हैं, परंतु 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होती है, मतलब 3D में जो उनकी स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग होती है। मतलब कि अंतरिक्ष में उसका जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का वो अलग अलग होता है। तो एक ग्राफेन और ये जो है कार्बन का एक एलोट्रोप्स है। कार्बन के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स होते हैं। एक होता है आपका डायमंड, सबको पता है, क्वार्ट्ज। दूसरा आपका होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलरेन। अपन ने सबने ये पढ़ रखा है। ये तीनों कार्बन है तो इसमें कार्बन एटम सेम है और कार्बन का अणु भार भी दोनों सबका 12-12 सेम है, लेकिन ये इनकी संरचना अलग अलग होती है तो उसके आधार पर ये बनाया गया है। तो जी हाँ, यहाँ पर ग्राफेन था, ग्राफेन की 2D स्ट्रक्चर होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है, वो किसकी होती है? डायमंड की। तो इसलिए आपका ये आंसर ये जाएगा जी, 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी 2D होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते जल्दी। इनमें से कौन सा ग्राफेन के बारे में रिपीट हो गया है आपका क्वेश्चन? चलिए दोस्तों, लाइफाई के लिए गलत कथन कौन सा है? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाइफाई, सबसे पहले जान ले कि लाइफाई क्या होता है। जैसे दोस्तों अभी आप में चल रहा है वाईफाई, वैसे ही एक टेक्निक है अपनी लाइफाई। तो वाईफाई से मिलती जुलती है। तो जैसे वाईफाई में क्या होता है, वायरलेस कनेक्शन होता है ना, तो इसमें तो नो डाउट कि वायरलेस कनेक्शन होने वाला है। तो इसमें क्या होता है, ये प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है। जी हाँ, ये प्रकाश पे आधारित संचार प्रणाली होगी। ये वायर कनेक्शन जी नहीं, ये वायर कनेक्शन नहीं, ये वायरलेस कनेक्शन वाली प्रणाली होगी। तो इसका आंसर जाएगा कि ये गलत कथन है आपका। ये अब आपको थोड़ा बता देते हैं कि ये लीफाई लाईफाई क्या होता है। देखो दोस्तों, वाईफाई से एडवांस टेक्निक जो डेटा ट्रांसफर के काम आने वाली है वो लॉन्च हो चुकी है, बट उसका डेवलपमेंट चल रहा है, उस पर रिसर्च चल रहे हैं और वो जिस दिन आ जाएगी तो इंटरनेट की स्पीड आसमान में छू जाएगी। जो वाईफाई है उससे 100 गुना स्पीड तक उसकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है। तो एक वायर कनेक्शन ये अपना उत्तर हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये उत्तर हो गया। लेकिन लाइफाई का पूरा नाम लाइट फिडेलिटी है, मतलब लाइट पर काम करेगी। ये वायरलेस कम्युनिकेशन पर काम करने वाली एक तकनीक है जहां डिवाइस डेटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। लाइफाई को 2011 में ही लॉन्च हो चुकी है। एक जर्मन वैज्ञानिक ने इसको लॉन्च किया था।
चर्म रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन सा होता है? जी हाँ, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप आपका फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करते हैं जल्दी से। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? यहाँ पर दोस्तों आपको 4 क्रोमोसोम्स दिए गए हैं, क्रोमोसोम्स 1 2 3 4। इसमें से जो सबसे बड़ा होता है वो क्रोमोसोम्स 1 होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो समजात क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि वो लड़का लड़की यानी स्त्री पुरुष में एक समान पाया जाता है। जबकि जो 23वां जोड़ा जो होता है वो विषम जात होता है, क्योंकि वो लड़के में अलग होता है, लड़की में अलग होता है। अगर एक्स एक्स है तो वो मतलब कि उसका जेंडर फीमेल होएगा, और एक्स वाई है मतलब उसका जेंडर मेल होएगा। तो इस प्रकार से, बट अपना क्वेश्चन ये था कि इनमें से जो सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम्स 1। तो आपको बता दूं कि आपकी क्रोमोसोम्स 1 जो है ऑलमोस्ट डीएनए का 8% खुद अकेला कवर कर लेता है। ये जानकारी मैंने आपको बताई दी है कि समजात गुणसूत्र कौन सा होता है और विषमजात गुणसूत्र कौन सा होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? प्रकाश की गति जो कि कितनी बताई जाती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, इस स्पीड से प्रकाश ट्रैवल करता है। ये गति का सबसे पहले प्रकाश की गति का मापन की जो पद्धति है वो कौन लेके आया था? इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो इसका आंसर जाएगा लॉरेंस दोस्तों। नेक्स्ट इसको ये लॉरेंस है, 1676 में ये उसने उसके बारे में कुछ बताया था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि देखो गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट रंग क्यों बदलता है? अन्य जानवरों से बचने के लिए, गर्मी प्रबंधन के लिए, गिरगिट वातावरण के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं इस आंसर का आंसर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे ABCD टाइप करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर जाता है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ दोस्तों। अगर कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। ओके, गर्मी प्रबंधन के लिए ये जो है गिरगिट अपना रंग बदलता है। जी आपको शौक लगा? हाँ, मेरे को भी लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको ये आंसर पढ़ा। देखो, अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, हालांकि रंग बदलता है उससे अन्य जानवरों से वो बचता है। गिरगिट वातावरण में अनुकूलित होता है, इसलिए रंग बदलने का उसको फायदा। लेकिन रंग बदलता किससे है? वो गर्मी प्रबंधन की वजह से रंग बदलता है। उसका खोज क्या है? मतलब इनसे फायदा हो रहा है उसको रंग बदलने का, लेकिन उसका खोज ये है। अब मैंने बोला तो आप मान लेंगे, ये तो सत्य नहीं है, क्योंकि विज्ञान है, विज्ञान में तो बिना प्रयोगों के कुछ होता नहीं है। तो इसका जल्दी से हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका आंसर है, ये जो है जिनेवा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को पता चला कि गिरगिट की त्वचा में फोटोनिक क्रिस्टल नामक अति सूक्ष्म क्रिस्टलों की एक परत होती है, और ये इस परत जो होती है वो पिगमेंट कोशिकाओं के नीचे होती है। यहाँ पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसका होता है क्या? परावर्तन। और जैसे ही परावर्तन होता है तो यहाँ से जो रंग दिखाई देता है, जो जो प्रकाश की किरणें अपने पास वापस परावर्तित आते हैं, वही रंग हमें दिखाई देता है। तो जी अब आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश तो एक जैसा ही मिल रहा है, 1 मिनट में तो प्रकाश चेंज नहीं हुआ, गिरगिट तो इतनी जल्दी से अपना रंग बदल लेता है। तो उसको आगे एक्सप्लेन किया है वैज्ञानिकों ने। जी हाँ, बाकायदा किया है कि जो गिरगिट का रंग उसके इमोशंस के अकॉर्डिंग बदलता है। दोस्तों देखिए, मिशेल मिलनकोविच इसे समझाते हैं कि गिरगिट जब शांत होता है और गिरगिट जब जोश में होता है तो अलग अलग कलर देता है। जब शांत होता है तो उसके क्रिस्टल की जो कोशिका है वो सघन होती है, और जब जोश में आता है तो वो ढीली पड़ जाती है। शांत अवस्था में वो जो नीले रंग का तरंग दे रही परावर्तित करता है, वो जब ढीली पड़ जाती है तो अलग प्रकार का वो तरंग दे रही परावर्तित करेगा, उससे हमें पीला और लाल रंग परावर्तित होके मिलेंगे। तो उसमें कितना जोश है, कितना शांत है, उसके आवेश के अकॉर्डिंग कलर का हमें मिलता है। दोस्तों अब देखिए, इसमें एक परत वैज्ञानिक और बताते हैं कि एक परत और होती है जो उससे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो क्या करती है? इसको बहुत तेज प्रकाश होने पर उसको गर्मी से बचाती है। तो ये था दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा और मुझे लगा, तो इसलिए मैं उसकी पूरी रिसर्च करके लाया, आपके सामने इसको मैंने पेश किया है। आगे देखो दोस्तों, केल्विन इकाई को निम्नलिखित में से मापने के लिए प्रयोग किया जाए। केल्विन के जो है, केल्विन है ये तापमान की इकाई है दोस्तों। आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ कि तापमान की जो है कितनी इकाइयाँ होती हैं।
तापमान जो होता है उसकी 3 इकाइयाँ होती है, मैं आपको बता देता हूँ। तापमान की 3 इकाई होती है, एक केल्विन होती है, दूसरी डिग्री सेंटीग्रेड होती है और एक आपकी फ़ारेनहाइट होती है। जो केल्विन होती है वो तापमान की एसआई यूनिट्स है। जनरली ये बच्चे गलती कर देते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड को एसआई यूनिट से बता देते हैं, लेकिन तापमान की एसआई यूनिट जो होता है डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ये तीनों यूनिट आपस में संबंधित होती है, एक दूसरे में उनको परिवर्तित किया जा सकता है। केल्विन और इसमें बहुत सीधा सा रिलेशनशिप होता है, 273 का मोटा मोटी उसमें डिफरेंस होता है कि जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें 273 डाल दो, वो केल्विन में बदल जाएगा। तो ये आपका ये आंसर था, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद में निम्न में से विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी वन की कमी से बड़ी बड़ी बीमारी होती है। रिकेट्स जो होती है विटामिन डी की कमी से होती है, और ये रतौंधी होते हैं विटामिन ए की कमी से होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो बेरी बेरी का है इसका मतलब होता है चल नहीं सकता है, और संचार में जहाँ चावल मुख्य खाद्यान्न होता है वहां पर ये बीमारी मुख्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं कि राइनो वायरस की वजह क्या है। राइनो वायरस की वजह से हम लोगों को आम जुकाम होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो जुकाम वगैरह प्रॉब्लमेटिक है वो राइनो वायरस ही क्रिएट करता है हमारे जीवन में। अभी तो कोरोना ने कर रखा है। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला कहा जाता है? जी हाँ, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ये अंतरिक्ष से संबंधित है कि स्टार क्वीन नेबुला किसे कहा जाता है दोस्तों। जल्दी से आंसर आप क्या बताओगे? आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इन मेसियर 16 जो है उसको स्टार क्वीन नेबुला कहा जाता है, क्योंकि वो एक स्टार है। ईगल नेबुला से उसका वर्ड ये नेबुला लिया गया है, और एक वो क्वीन के जैसा दिखता था इसलिए उसको स्टार क्वीन नेबुला कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट पेज में फटाफट देख लेते हैं। देखो, मेसियर 16 जिसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है, एक तारामंडल जो है सर्पेंस तारामंडल के सितारों का युवा एक समूह है जो पृथ्वी से 7000 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। इसके दूसरे नाम 66A और 4730 भी हैं। क्योंकि ये एक क्वीन की तरह जो वैज्ञानिक था उसको याद दिला रहा था क्वीन सिलूहट की, इसलिए उसको क्वीन नाम इंक्लूड करा। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करें कि जो प्रकाश वर्ष है 7000 प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों? इधर प्रकाश वर्ष एक दूरी मापने की इकाई है। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? जी हाँ, आइरिस एक ऐसी है जो आपके आँख का रंग का निर्धारण करता है। जिनकी आइरिस मतलब जिनकी भूरी होती है, आंखें काली होती हैं, वो जो रंग परावर्तित जो होता है वो आइरिस में ही होता है। इसके संबंधित ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो नाखून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? जी हाँ, अपने नाखून और कॉर्निया, जो सफेद पार्ट दिखते हैं आँख का कॉर्निया, वो जो होते हैं खून से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते हैं, इसीलिए आपके वो वाइट कलर के होते हैं। तो ये आपको मिल गया आंसर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जी इसका आंसर है आपका स्टैपिस, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी स्टैपिस है? ये देखिए, तीन हड्डियां होती है मध्य कर्ण में, मिस बैठी होती है यहाँ पे, MIS, मेलियस, इनकस और स्टैपिस। इसको जो होता है मेलियस को हैमर के जाता है क्योंकि हैमर के जैसी आकृति की होती है। इनकस स्टूकन एनुअल के जैसी होती है, और स्टैपी जो होती है ये होती है इसके जैसे अपने रकाब के जैसे। तो ये जो स्टैपिज है वो सबसे छोटी है। इन तीनों को स्वर्ण अस्थियां भी कहते हैं, और ये कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण में पाई जाती है। ये आपका बाह्य कर्ण है, फिर मध्य कर्ण आता है, और फिर भीतरी कर्ण या अंतःकरण आता है। तो बाह्य कर्ण से जो आवाज आती है वो सबसे पहले ये अपना ईयर ड्रम होता है, फर्स्ट प्रोटेक्शन होता है, उससे टकराती है। फिर ये जो उस वाइब्रेशंस को जो उन्होंने वेवलेंथ क्रिएट करी है उस वेवलेंथ को करते हैं एम्पलीफायर। जैसे अपने म्यूजिक सिस्टम एम्पलीफायर होता है, वैसे ही अपने साउंड को एम्पलीफाई मतलब साउंड के सिग्नल्स जो बने उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं, और फिर वो सिग्नल ब्रेन को भेजे जाते हैं मध्यकरण के द्वारा, और हमें जो कोई बोलता है वो सुनाई देता है। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? जी इसका आंसर है 20%। और अगर देखो 20% इस्तेमाल करते हैं, मस्तिष्क कोशिकाओं को निरंतर ऑक्सीजन की सप्लाई आवश्यकता होती है। अगर कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है 5 मिनट तक नहीं मिला तो वो मर सकती है, गंभीर क्षति पहुंच सकती है उसको। इसके अलावा भी देखो दोस्तों, साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर आप जब ज़्यादा टेंशन में होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उस कंडीशन में रक्त से 50% जो ऑक्सीजन होता है
अकेला ब्रेन निकाल सकता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि स्ट्रेस जो होता है बॉडी के लिए हानिकारक होता है, ऑक्सीजन वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा मस्तिष्क से, तो दूसरी बॉडी को नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि शांत रहिए, कूल रहिए, अच्छे से रहिए। और दोस्तों अब शांत रह के आपने अगर ये वीडियो को देखा तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपका डिमांड रहेगी तो मैं नेक्स्ट ऐसी और सीरीज लेके आऊँगा। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज़्यादा इंक्लूड करेंगे। Thanks for watching video. If you like the video and want more this type of video, tell me in the comment box right now. Think positive, stay positive, be happy.